तो कैसे हो? टुडे माय बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है। मच्छर बहुत काट रहा है यार। देखो, इतने दिन मैंने अपनी लाइफ जी, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरने जा रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है और अभी तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मैंने शुरुआत बहुत टाइम पहले कर दी थी। और ये यूट्यूब पर वीडियो डालना मतलब कि मैंने 2 फरवरी को ये स्टार्ट कर किया था ये चैनल। पिछले ही चैनल पे तो मैंने वीडियो कुछ डाले थे, लेकिन ये चैनल अभी 2 फरवरी को स्टार्ट किया था। तो लगभग अराउंड, रुक जाओ थोड़ा, लगभग अराउंड वही 6-7 महीने हुए होंगे स्टार्ट करते हुए। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत करूँगा या फिर इस चैनल की शुरुआत करूँगा। आई थिंक मुझे तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ही नहीं था, मेरा यूट्यूब पर आने का पर्पस ही नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आऊँगा, क्योंकि अगर मैंने सोचा होता, जैसे कि अभी अब तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, अगर मैंने सोचा होता यूट्यूब पर आने का तो बहुत पहले आ चुका होता। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर है, बहुत सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बंदे हैं जो कि 16 साल से ही बना रहे हैं यूट्यूब चैनल। चैटक भी बहुत दिनों से बना रहा है, आयुष भी बहुत दिनों से बना रहा है, और भी कई सारे हैं जो कि अपने 16-17 में ही बना रहे हैं। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत थोड़ी लेट से की है, मतलब कि 18-19 के अनुसार की है मेरी। अभी करेंटली एज, आज मैं 18 या आज मैं 19 का हो चुका हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इतना में यूट्यूब का शुरुआत करना मुझे लगता है कि ठीक है। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि ये शब्द है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इस शब्द का मतलब है अपने आप को इम्प्रूव करना। मैं जब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत की है ना, तो मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी पड़ी है। मुझे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता चला कि लोगों से बात कैसे करना है। मुझे पता चला कि तुम्हें क्या लुक्स कितना मैटर करता है। मुझे पता चला कि लड़कियों को अट्रैक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चली, जो कि शायद अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शुरुआत नहीं करता तो मुझे इस चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होती। मैं जो ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे कभी मालूम नहीं चलती। क्योंकि 11th-12th का दौरान मुझे एक समस्या हमेशा से रही है, जो कि बताऊँगा 11th-12th के दौरान क्या है। लेकिन मुझे एक समस्या हमेशा से रही है बाल झड़ने का। अभी तो खैर वो ठीक हो चुका है, लेकिन मैंने जब मेरी 8 या 9th की क्लास में मैं रहा होऊंगा, उस टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। वो जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, इसके बारे में तो उतना पता नहीं चल रहा था। बट छोटे मोटे बाल झड़ रहे थे, तो लगा कि यार सीरियस हो गया कि यार इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो फिर उसके बारे में रिसर्च की, क्यों बाल झड़ता है, कैसे होता है। तो उस टाइम तो उतना कोई बताने वाला था नहीं, फिर भी कुछ मालूम चला, इस सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूम चला। और बहुत चीज़ से मिस्टेक हुई, बहुत चीज़ जाना भी, फिर गलतियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके वो जानते जानते मैंने सोचा कि क्या डाइट करूँ कि मेरे बालों के लिए अच्छी रहे। तो मैंने सुना कि प्रोटीन 70, जो तुम्हारा बाल है वो 70% प्रोटीन से बना होता है, बाकी चीज़ें बनी होती है। तो मैंने वो भी रिसर्च की, वो भी चीज़ें देखी। तो बालों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मुझे आगे ले जाके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डाल देगी। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, जो तुम्हारा बाल है ना, तुम्हारे बॉडी का एक रिजल्टेड है। जो भी तुम्हारे बॉडी में गतिविधि हो रही है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आएंगी, तुम्हारे बालों में भी डिस्टर्बेंस आएंगी। अगर मान लो कि तुम्हारे एक तबीयत ख़राब हो जाता है, तुम्हारा किसी कारणवश बुखार हो जाता है, बारिश में नहा लेते हो या फिर अपनी गंदी डाइट के कारण किसी कारण से तुम्हारा बुखार लग जाता है, सिंपली सा मान लो, तो क्या होता है? बुखार लगता है
क्या कर रहा था, मैं भूल ही गया। तो बुखार हो जाता है तो उससे तुम्हारे बालों पर इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम्हारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट बालों पर पड़ता है। तो इस कारण तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ के बारे में अगर तुम सर्च करोगे ना, तुम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तुम जान जाओगे। क्योंकि ओवरऑल टाइम तुम्हें सबसे लास्ट में अपने बाल को ही अच्छा रखना है। तो अपने बाल को अच्छा रखना है तो तुम्हारे अपने लाइफ स्टाइल को सुधारोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो ये करते करते मैं कब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसा मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब कि मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो अचानक ये चैट टैग का वीडियो सामने आया। उस टाइम उसके सब्सक्राइबर अराउंड 20-21 के रहे होंगे, 20-21 के रहे होंगे उसका सब्सक्राइबर। तो उस टाइम उसका वीडियो आया, उसका मैंने वीडियो देखा। फिर उसका वीडियो में जाके उसके बालों का वीडियो देखा। क्योंकि मेरा क्या था ना कि मैं किसी भी यूट्यूबर का सबसे ज़्यादा उसका वीडियो देखता था। मतलब मुझे लगता था कि ये यूट्यूबर जो है ना वो थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड वीडियो बनाता है, थोड़े अपने बालों के लिए, थोड़ा बॉडी के लिए वीडियो बनाता है। तो मैं फोकस करता था कि ये बालों के ऊपर जो भी वीडियो बनाया होगा ना उसको मैं देख लूँगा। क्योंकि एंड ऑफ द मुझे बाल बहुत अच्छे करने थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बहुत ही सुंदर बाल जाए। तो मैं जितने भी यूट्यूबर हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स में दिखता था उसका सबसे ज़्यादा मैं उसका बाल का ही वीडियो देखता था। सेम चीज़ें इसके साथ भी हुई, चैट के साथ। मतलब कि मेरे साथ ही ये हुई कि मैंने चैट का वीडियो देखा। चैट का वीडियो देखने के बाद मुझे बालों के बारे में पता चली और फिर मैं उसका और वीडियो देखता गया। क्योंकि वो बंदा इतना अच्छा बताता है कि तुम अगर देखने जाओ ना तो एक वीडियो देखने जाओ लेकिन तुम उससे ज़्यादा देख लोगे। तो फिर लगातार वीडियो देखते गया। तो टाइम द टाइम अलग अलग वीडियो देखा उससे। मुझे इस चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बारे में पता चली। मुझे एक्चुअली में लगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होती है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे काम करती है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ना आज यूट्यूबर भी तुम्हें कोई बताता है ना तुम्हें क्या बताएगा, देखो अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी, इंग्लिश अपने वर्ड याद करना होगा। क्या भाई तुम क्या कहना चाह रहा है? कम्युनिकेशन स्किल का कोई रिलेटेड नहीं है कि इंग्लिश से। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा सा मतलब है कि तुम्हें एक प्रॉपर ढंग से तुम्हें बोलना है। बहुत लोग, मुझे ये चीज़ें बहुत बेकार लगती है कि जब भी अगर कभी काल मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल में देखता हूँ कि क्या अपडेट आया है, फिर क्या लोग डाल रहे हैं। तो जब मैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सर्च करता हूँ पहले बात आती है कि इंग्लिश को उसमें कैसे ऐड करें, फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोले, वही कम्युनिकेशन स्किल है। बट एक्चुअल में ये चीज़ सही नहीं है। एक्चुअल में वो चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि तुम किसी के सामने अपने आप को या फिर अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कितनी अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कितने अच्छे ढंग से तुम उसके सामने बोल पा रहे हो। तभी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कही जाएगी कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है या फिर अच्छी है। तो फिर इसके बारे में पता चली, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता चली और फिर मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया और ध्यान देता गया। और फिर तुम देख सकते हो कि आज ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पीछे जो गिटार दिख रहा है वो मैंने वो लगभग तुम्हें कुछ 5 से 6 हज़ार का पड़ा होगा। वो मैंने ली और अभी तो उसको सीख रहा हूँ। तो मैं क्या किया कि आज मेरा बर्थडे है ना, मतलब कि बर्थडे बोला जाता है, बर्थडे बोलो, जो भी तुम बोलो। आज आज मेरा ये बर्थडे है। तो मैं क्या करने वाला कि मैंने ये सीख लिया हैप्पी बर्थडे का, ये गिटार बजाना सीख लिया है। कहो मैं तुम्हें बता, 1 मिनट रुक जा, मैं तुम्हें बजा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर माइक है, यहाँ की आवाज़ आएगी इसमें।
और बजाता हूँ। ये था हैप्पी बर्थडे। तो ये था हैप्पी बर्थडे का, मैंने सीखा है जस्ट आज ही सीखा हूँ, मतलब कि इसका दो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये दो चीज़ें तो मैंने सीख ली थी। दो चीज़ें और मैंने बाद में सीखी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सचिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ऐसे मैंने सीखा, काफ़ी अच्छा लगा बजा के, क्योंकि अगर तुम कोई भी म्यूज़िक क्रिएट करते हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख मिलता है, तुम्हें इतना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तुम म्यूज़िक क्रिएट करने लगोगे, जब तुम म्यूज़िक बनाने लगोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम्हें मन करेगा कि कितना देर में बजाता रहा। मैं जब इसको लेकर बैठता हूँ तो तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं आधा घंटा 40 मिनट यूँ पार हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। लगता है जब मैं इसे बजाता हूँ तो लगता है कि अभी तो स्टार्ट किया था, अभी तो स्टार्ट किया और अभी पार हो गया। ये चीज़ें जब से मैंने गिटार ली है ना, भले ही इसको मैं ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर पाता हूँगा, लेकिन जितना देर मैं प्रैक्टिस करता हूँ उतना देर पूरा इसमें खो जाता हूँ। इसको ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि यूज करना भी इसको सबसे ज़्यादा आसान है, इसको कैरी करना भी उतना ही आसान है। अगर तुम देखोगे दूसरे वाद्य यंत्र देखोगे, जैसे हारमोनियम ले लो, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, वो इतना भारी होता है। या फिर तुम कोई सा भी वाद्य यंत्र ले लो, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो है ना, वो बहुत ही हल्का है, बहुत ही अच्छा है और एक खूबसूरत भी दिखता है, अच्छा भी लगता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और पहले मैं, क्योंकि मेरा शौक़, मैं ऐसा बोल सकते हो, मैं जब फिल्मों में देखता था हीरो सबको गिटार बजाते हुए तो अच्छी लगती थी, लेकिन जब बाहर लोगों को देखता था बजाते हुए तो मुझे ये बकवास सा लगता था, मुझे लगता था कि ये तो छपड़ीगिरी है, ये तो फालतू का चीज़ है। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ें देखी कि तुम्हें पता है ये कौन लोग इसे फालतू बोलेंगे, तुम्हें वैसे लोग इसे फालतू बोलेंगे जो कि जिनको ये चीज़ें बजाने नहीं आती, क्योंकि वो इसको सीख नहीं सकते। इसको सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए, इसको सीखने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि तुम अगर गिटार खरीदने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1000-1200 में मिल जाएगा। तुम्हें अच्छा गिटार लेने के लिए तुम्हें 5-6 हज़ार से ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे। जो तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज़ें छपड़ीगिरी है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, उसके पास भी खुद उतने पैसे नहीं है कि वो भी गिटार ले सके। अगर
सच्चे हृदय से देखा जाए ना, तो जो तुम्हें इसके बारे में बोलता है कि ये छपरी कीड़ी है, वो सबसे बड़ा छपरी है। इस भले ही आज के लोगों ने, आज के समाजों ने इसका कल्चर थोड़ा बहुत ही बेकार कर दिया है, लेकिन गिटार एक युवा के लिए, मतलब हम लोग के लिए जो कि 20 के हैं, 21 के हैं, फिर 18 के हैं, उन लोग के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, उसके साथ तुम ज़्यादा देर अपना खुशी नहीं व्यतीत कर सकते, उतना देर भी नहीं व्यतीत करते। लेकिन अकेला में जब गिटार बजाने के बाद जो खुशी महसूस होता है ना, उसका बात ही कुछ और होता है। जब तुम गिटार सीखते हो, उसका बात कुछ और होता है। और एक सबसे बड़ी इसमें चीज़ है, अगर तुम लोगों ने ये चीज़ बजाना सीख लिया ना, तो लोगों को तुम अट्रैक्ट करने लगोगे, लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे, लोगों को तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगोगे। क्योंकि तुम लोगों ने जो, मान लो कि एक चीज़ मान लो कि जो अगर तुम गिटार ले रहे हो तो तुम्हें छपरी बोल रहे हैं, अगर उनके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो मैं ट्रस्ट में दावे से बोल रहा हूँ कि वो बंदा जो बोल रहा है कि छपरी गिरी है, वो भी उसमें खो जाएगा और वही ताली बजाएगा कि वाह क्या गिटार बजाया तुमने, उसको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये धुन सबको अच्छी लगती है। बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ये बोलना बहुत आसान है कि ये सब बेकार चीज़ है, ऐसे मैं नहीं करता, लेकिन ये सीखना उतना ही मुश्किल है। क्या होता है कि आजकल मेरे आंखों में थोड़ी अजीब सी, आजकल मेरा फेस कुछ अजीब सा लग रहा है। ये हमारे रूम में इतना ज़्यादा चूहा घुस गया है ना कि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ कि मेरा चावल है, उसमें एक चूहा घुस गया था और उसको मैं बांध कर वहाँ बाहर छोड़ के आया। मन तो कर रहा था कि उसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि चलो यार, मार के ही क्या होगा उसको। एक बहुत ही अच्छी कथन मैंने, क्योंकि मैं जब भी जानवरों के बारे में सोचता हूँ ना, तो एक चीज़ याद आता है कि एक खान सर है हमारे, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका एक कथन है कि जानवरों को खाना दे दिया करो, उन्हें नहीं पता कि इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कितनी सुंदर लाइन कही थी कि जानवरों को तुम पैसा दे दिया करो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस खाना को लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वो लाइन मुझे आज तक याद है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, या फिर कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जो तुम्हें बहुत दिनों तक याद रहता है। जब भी कुछ कोई इमोशनल हो जाए, कभी कोई चीज़ आ जाए, वो चीज़ें आ जाती है। थोड़ी देर रुक जाओ, वो चीज़ें आ जाती है। बहुत लोग तुम्हें भी बोलते होंगे, मुझे भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि तू इतनी पुरानी बातों को याद कैसे रख लेता है। अक्सर लोगों को ये बातें आती है, अक्सर लोगों को ये बात सुनाई देती है, लोग बोलते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अभी देखो एक चूहा जा रहा है, मैं चूहा की बात कर रहा था, एक वो चूहा जा रहा है। मेरे घर में तो बोला जाता है कि चूहा मत कहो उसे, उसे अगर तुम चूहा कहोगे तो फिर उसकी तादाद और बढ़ जाएगी, चूहा मत कहो। तो लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इतने इतने दिनों के बाद तुम कैसे याद रख लेता है, तो अपने आप पर बड़ाई मत करो, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तुम्हारे दिमागों में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पता, जो तुम अभी नहीं निकल रही है। जब वो माहौल आएगा, जब वो सिचुएशन आएगा, तब तुम्हारे अंदर से निकलेगी। मैंने जब से मेविल की शुरुआत की है ना,
में भी तुम्हारा फेस का कटिंग देख सकते हो। मुझे बहुत लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई तू पतला हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेरी गाल सूख जा रही है, गाल धसी धसी लग रही है। मुझे इस चीज़ पर पता नहीं क्यों हंसी आती है। मैं भी वो लोग बोल रहे होंगे तू पतला हो रहा है, मेरी बॉडी टाइप थोड़ी पतली है, मैं थोड़ा पतला दिखता हूँ, तो उस कारण से लोग मुझे बोल रहे होंगे। लेकिन गालों के लिए मुझे लगता है कि मेरी गाल अच्छी है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने गाल फुला ले, इधर से फुला ले, उधर से फुला ले। मुझे अपने गालों को सॉलिड रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मैं ये चीज़ें तुम्हें कहता हूँ कि पतला होना अच्छा है, लेकिन मोटा होना अच्छा नहीं है। मैं पतला रह के मैं अपने जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन मोटा रह के मैं नहीं जी सकता। बहुत ही बेकार चीज़ है यार मोटा रहना। एक तो वज़न का खतरा, प्लस में डायबिटीज़ का खतरा, प्लस में बहुत सारी बीमारियों का खतरा, और प्लस में तुम्हारे शरीर में आलस का खतरा। क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ है ना कि जो तुम्हारे अगर लाइफ में आ गई, तुम्हारे लाइफ की गाड़ी को स्लो कर देती है। तुम्हारी गाड़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मोटापा आ गया तुम स्लो चलने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ गया। तुम लोगों ने ये चीज़ें लोगों से सुनी होगी कि जो पतले लोग होते हैं वो बहुत चलते हैं, वो बहुत फुर्तीले होते हैं। देखो उसका कारण ये है कि उनके शरीर में फैट का कंटेंट बहुत कम रहता है, मसल का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर तुम मेरा शरीर देखोगे तो भले भी तुम्हें पतला लग रहा होगा, लेकिन मेरे बॉडी में फैट बहुत कम है। मैं फ़ैट वाली ज़्यादा चीज़ें खाता ही नहीं हूँ, इस कारण से मेरे बॉडी में थोड़ा मसल है। और ये मसल पता है क्या करता है? ये मसल करता है कि तुम्हारे अंदर एक फुर्ती रखता है, तुम्हारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए अंदर से फुर्ती आता है। अगर यहीं तुम्हारे बॉडी में चर्बी अगर आ जाए, तुम्हारी बॉडी आलस हो जाएगी। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं अपने कई दोस्तों को देखा है कि जिनकी बॉडी थोड़ी चर्बी हो जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। उन्हें दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए बोल दिया जाए तो वो बहुत उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, फिर उनसे होता नहीं है। जितनी तुम्हारी फैट कंटेंट बढ़ेगी उतना ही तुम्हारा आलस बढ़ेगा। जितनी तुम्हारी आलस बढ़ेगी उतना ही तुम्हारा माइंड भी फकअप होगा, तुम्हारी लाइफ भी ख़त्म होगी और तुम अपने लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी फैट बहुत ज़्यादा है तो तुम उसको कम करो, क्योंकि अभी तुम्हें न लग रहा हो, अभी तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान न दिया हो, लेकिन ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम तुम्हें ये चीज़ें बहुत ही परेशान करने वाली है। मोटापा कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। आज हमें क्यों मतलब कि तुम मोटापा आ रहा है इसका मतलब तुम जंक फूड ज़्यादा खाते होगे, और हम क्यों जंक फूड खाते हैं? इसके पीछे साइंस का लॉजिक क्या है? देखो हम जंक फूड इसीलिए खाते हैं, इसके पीछे साइंस का लॉजिक है कि हमारे जब हम एंसेस्टर जो कि हमारे पूर्वज थे, आदि मानव, उनके पास शुगर और सॉल्ट का बहुत कमी थी। उनके पास उतने खाने की बहुत कमी थी। जब वो कोई खाते थे तो उनका बॉडी और खाना मांगता था। मतलब वो सोचता था कि अब तो खाना बहुत टाइम में मिलने वाला है, तो अभी बहुत ज़्यादा खा लो, जिससे एनर्जी अपना स्टोर कर लेंगे और बाद में उसे खर्च करेंगे। तो वो प्रोसेस आज भी लोगों के दिमाग में आ गया है, दिमाग में है, न्यूरॉन्स वैसे फॉर्मेशन हुए और वैसे बने हैं। आज भी लोगों के दिमाग में वही पैटर्न है, वही दिमाग उनका सोचता है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा जो खाना है उसे बहुत ज़्यादा खा ले, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खा ले रहा हूँ और उस एनर्जी को स्टोर करूँगा, जिससे मुझे बाद में बेनिफिट्स होगा। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर आती है, और ये चीज़ें भले ही एंसेस्टर से आती है या फिर भले ही आदि मानव के युग से आती है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ों को छोड़नी चाहिए। तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तुम अपने फैट को हटाओ। बहुत ही अजीब लगता है यार, मतलब कि मैं जब बाहर निकलता हूँ तो अधिकतर लोगों के शरीर में देखता हूँ कि फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।
वो अपने आप को बोल रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, मतलब कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन तुम फुद्दू हो। भले ही आज तुम गांव में जाओगे तो लोग बोलेंगे कि तगड़ा व्यक्ति वही है जो कि बहुत मोटा है, धनी व्यक्ति वही है जो कि बहुत मोटा है। गांव में पतला रहना बुरा माना जाता है और बहुत ज़्यादा मोटा रहना अच्छा माना जाता है तो दोनों बेकार बेकार से। तुम्हें पतला भी नहीं रहना चाहिए, मोटा भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन गांव में अगर तुम जाओगे तो पतला से ज़्यादा प्रधानता मोटे वाले इंसान को मिलती है। तुम्हें अपने मोटापे को घटाना है। मैंने एक बुक लिया, बुक तुम्हें दिखा दूँ कहाँ गई, रुक जाओ। मैंने एक बुक ली है जो कि लगभग मुझे 100 रुपये का पड़ा है। ये तुम देख सकते हो, ये तुम्हें थोड़ा फोटो खींच लो, इसका उल्टा करके तुम देख लेना। लोक व्यवहार मतलब कि एक बुक, जैसे मैंने इसको मैंने ऑनलाइन पर भी पढ़ा था ऑडियो बुक में। 2 बार ऑडियो बुक सुन चुका हूँ। एक बार मैं PDF में कुछ पेज पढ़ा था और फिर मैं फाइनली बुक लिया हूँ। इसको मैंने अभी लगभग कितना पेज, एक पैराग्राफ ख़त्म किया है। फर्दर इफेक्ट व्यवहार कुशल। इसका जो तुम देख सकते हो, इसका पहला मैंने ख़त्म किया है। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। इसकी कुछ लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी है और जो मैंने अभी 15-20 पेज पढ़ा है उसमें से मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाह रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और मैंने उसको रेखांकित करके लिखा है। जो पहली चीज़ जो कि है इस पुस्तक के बारे में है, वो तो मैं बताऊँगा। उस पुस्तक के बारे में कुछ चीज़ें, यह पुस्तक उसी तरह धीरे धीरे बड़ी हुई है जैसे कोई बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में बड़ा होता है। ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरी लाइन है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व अध्यक्ष D. जॉन G. गिबन का मत था, शिक्षा जीवन की स्थितियों का सामना करने का योग्यता है। ये भी मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी। मैं अभी जो लाइन मुझे अच्छी लगी है उस सबको मैं रेखांकित करके लिखा हूँ मैंने और फिर वहीं तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी लाइन है जो कि है, 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं मानते। समझे? मतलब कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी चीज़ के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानते। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचना चाहते हैं। इनफैक्ट जो कि डाकू होते हैं, जो कि खूनी होते हैं, जो कि कोई भी होते हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो अपने आप को गुनाहगार नहीं मानते हैं। इसी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ है कि अगली चीज़ है कि वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे ख़राब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। मतलब बेसिकली ये है, जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे ख़राब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। ये चीज़ें मतलब सिंपल तो तुम्हें बता रही है। एक जानवर है जिसको बहुत अच्छे सलूक से पेश आ रहा है, लेकिन वहीं पे एक जानवर जिसको बहुत ही बदतमीजी तरीके से पेश आ रहा है। तो जिससे अच्छे सलूक से पेश आएगा ना, वो जानवर जल्दी सीखता है और वहीं जिससे बदतमीजी से पेश आएगा वो जानवर लेट से सीखता है। बेसिकली ये मीनिंग। अगली बात जो मुझे अच्छी लगी है,
उसके सामने तो हेमलेट पहन लेते थे। मतलब कि बेसिकली इसमें क्या था कि एक कर्मचारी जो भी लेबर होते हैं उनको हेमलेट उस आदमी को पहनवाना था, तो हेमलेट वो नहीं पहनता था। जब वो मालिक आता था तो हेमलेट पहन लेता था, जब वो मालिक चला जाता था तो हेमलेट उतार देता था। तो उसी के बारे में है कि उसके सामने तो हेमलेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुरंत हेमलेट निकाल देते थे। रुक जा थोड़ा, अरे वो कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, उसी को सिखा कर आया। हाँ, तो लाइन थी क्या थी, उसके सामने तो हेमलेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद हेमलेट निकाल देते थे। मतलब इसमें उसके सामने हेमलेट पहन लेते थे और उसके जाने के बाद हेमलेट निकाल देते। तो फिर वो अपने बोली को चेंज करके एक ऐसा बात बोला कि आपका हेमलेट क्या आपको हेमलेट कंफर्टेबल नहीं लग रही? तो इसी बात को लेकर उस आदमी के अंदर चेंजमेंट आ गई, उसके कर्मचारियों के अंदर चेंजमेंट आ गई और फिर वो हेमलेट पहनने लगे। तो बात का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ये चीज़ें हैं। और अगली चीज़ है, इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। क्योंकि बहुत लोग इसकी निंदा करते हैं, इसके सामने उसकी निंदा करते हैं, फिर इसके सामने उसके सामने इसकी निंदा करते हैं और बेसिकली अपना जीवन सिर्फ निंदाओं में बिता देते हैं। जब तुम किसी दूसरे के सामने किसी दूसरे इंसान की निंदा करते हो तो बेसिकली इसका सीधा सा मतलब वो इंसान समझ जाता है कि मेरी भी निंदा किसी और के सामने करेगा। क्योंकि जिस दूसरे इंसान की निंदा हमारे सामने कर रहा है उस इंसान इसके साथ रहा है और मैं भी इसके साथ रहा हूँ, तो मेरा भी निंदा करेगा। ये चीज़ें इसमें है। इतिहास गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। और ये बात तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए कि इस आलोचना से ना ही तुम्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है और ना ही कुछ घाटा हो रहा है। तुम्हें आलोचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी की आलोचना करना बहुत ही बेकार की चीज़ है। तुम्हें किसी की अगर तुम आलोचना करते हो तो तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ तुम खो रहे हो। तो आलोचना मत करो। अगली चीज़ है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने लिखा था, हमने यह बात भी अपने मस्तिष्क में बिठाकर रखनी हमें यह बात भी मस्तिष्क में बैठाकर रखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत करेगा या फिर शिष्ट और विनम्र ड्राफ्ट की भांति कह देगा जो कुछ भी मैंने किया था उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मतलब ड्राफ्ट और वेक्टन के दो सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य किसी कारणवश दूसरे जगह चला गया, किसी दूसरे देश में चला गया और फिर वो जब लौटा तो इसकी गति हो चुकी थी। तो इस कारण से ये जो लौटा था उसने विरोध किया और इसको इस गद्दी से हटाकर खुद बैठ गया। तो इस कारण से दोनों में मुठभेड़ हुई और अंत में भले ही गलती ड्राफ्ट की हो, जो कि उसे जब वो बाहर गया तो उसे गद्दी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर उसने क्या किया, जब ड्राफ्ट से पूछा गया कि आपने ये गलती, इतनी बड़ी गलती क्यों की, तो उसने यही बोला था कि जो कुछ भी मैंने किया उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मतलब कि इंसान अपने गलतियों को कभी कबूल नहीं करता है। इंसान अपने आप को हमेशा ही गलतियों से दूर रखना चाहता है, अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहता। जो कि मैंने उस टाइम तो बताई थी, 100 में से 99 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को गलत नहीं ठहराते हैं, वो अपने आप को गलत नहीं मनवाते हैं। वही चीज़ें हैं। और भी चीज़ें मैंने की थी जो तुम्हें बताता हूँ। ये बेसिकली ये जो वाक्यांश है इसका मतलब है कि तुम्हें दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो आलोचना एक बहुत ही बुरी चीज़ है, उसके बारे में ही है। और अगली चीज़ है, उनके शब्द तो ये थे, किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि किसी की आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरे की आलोचना करते हो तुम्हें एंड में वो भी तुम पर आलोचना करेगा
और फिर तुम दोनों एक दूसरे में और फिर तुम एक दूसरे में आलोचना करते रह जाओगे। अगर तुम दूसरे की आलोचना करते हो तो बदले में तुम्हें भी आलोचना मिलेगा। आलोचना का मतलब ये होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, इसके मुंह पर उसकी बुराई करना, उसके मुंह पर इसकी बुराई करना। आलोचना का मतलब ये होता है। वही चीज़ें है कि किसी की भी आलोचना भूल कर भी मत करो, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी की आलोचना अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें भी आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली चीज़ है, अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार थॉमस हैडवी ने एक कठोर आलोचना के कारण तो व्यंग ले लिया था। ये अलग चीज़ है, तुम ये बताने लायक नहीं है। एक चीज़ें मुझे अभी तक में दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी है, एक ये लाइन है और एक मैं तुम्हें पत्र सुनाऊंगा जो कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए लिखा था। वो पत्र तुम देखना कि वो सुनने के बाद ना तुम्हारे दिल में कितना रिस्पेक्ट होगा पिताजी के खातिर, या फिर हो सकता है कि तुम्हें बेकार भी लगे, लेकिन वो तुम्हारे दिल को वो पत्र छूने वाली है। मैं वो पत्र भी लिख कर सुनाऊंगा, पहले ये सुन लो। महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। महान व्यक्ति वो होता है जो वो छोटे लोगों के सामने अपने आप को परिचय करता है। बड़े लोग के सामने तो सब अपना परिचय करते हैं कि मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं वो चीज़ जानता हूँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वीडियो बनाता हूँ, तो यूट्यूबर हूँ, ये हूँ। महान लोगों के सामने तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन गरीब लोगों के जो मतलब कि ऐसा समझो, जो छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता का परिचय देते हैं। छोटे लोगों के साथ तुम कैसे व्यवहार कर रहे हो, उससे तुम्हें छोटे लोग कितना अच्छे से आदर कर रहे हैं, ये चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें अब आती है एक चीज़ है, ये पत्र मैं सुनाने जा रहा हूँ। प्रत्येक पिता यह याद रखे, जो कि तुम भी कभी ना कभी पिता बनोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सुना रहा हूँ, शुरू किया जाए? तैयार हो? ठीक है। ज़रा सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे कमरे के अंदर आया हूँ। अभी कुछ मिनटों पहले मुझे यह पश्चाताप हुआ जब मैं पुस्तकालय में अखबार पढ़ रहा था। इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी अपराधी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हूँ। ये हैं वे बातें जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पर बहुत क्रोध किया था। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिया की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे द्वारा बिखरी गई चीज़ों से भरा था। इसके लिए भी तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाते समय तुम्हारा मुंह खुला था और चपर चपर की आवाज़ आ रही थी। तुम्हारी कोनियाँ मेज़ पर थी। तुमने टेस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन तुमने टोस्ट पर, मतलब कि टोस्ट होता है, टेस्ट मैंने गलत बोल दिया। तुम्हारी कोनियाँ मेज़ पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिए थे। केवल इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस जाते वक्त भी तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था। तब भी मैंने तुम्हें गुस्से में टोक दिया था, ज़रा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। ऑफिस से लौटने पर भी मैंने देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी
जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रित न रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। पता है जुराबें कितनी महंगी हो गई हैं, कपड़े कितने कीमती हैं। जब स्वयं अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था। और यह पिता अपने बच्चों को इससे अधिक दिल किस प्रकार दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि रात को जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे कमरे में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और आतंकित थे। तुम्हारी तुम्हारे आंखों में झलक रही थी। तुम्हारे सीने की चोट तब भी मेरे अखबारों के ऊपर से देखते हुए पढ़ने मतलब कि फिर से बोलता हूँ, तुम्हारे सीने की चोट तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह झिड़क दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर ही मूर्ति बन गए थे। तुम कुछ भी नहीं बोले थे, मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे चुम्मा था। फिर गुड नाइट डैडी कहकर एकदम गायब हुए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह गायब हो गए थे। ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही थी कि इतनी अपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षणों बाद ही मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मैं आत्मगालीन में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ। मेरी आदत डांटने फटकारने की बढ़ती जा रही है। अपने बच्चों को मैं यह कैसे बचपन दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे इससे कुछ अधिक ही आशाएं हैं और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी उम्र के तराजू पर तौलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा सा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की बात ही विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़प्पन है। तुम तो इतनी डांट के बावजूद तो मुझे गुड नाइट किस देने आए थे। तुमसे कोई मेल नहीं है। यह बारात बस इसीलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सहारे घुटने के बल बैठा हूँ, लज्जित, अपमानित और तुमसे बहुत छोटा। यह तो केवल एक दुर्बल पश्चाताप है। मुझे मालूम है कि अगर मैं अभी तुम्हें जाकर यह बताऊंगा तो तुम कभी भी नहीं समझोगे। लेकिन मैंने सोच लिया है, कल से मैं तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखलाऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें पूरे दिल से सुनूंगा। तुम्हारे सुख दुख सब बांटूंगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को भी अपने दांतों के नीचे दबा लूंगा। यह मंत्र हमेशा रटता रहूंगा। मेरा बेटा तो अभी बच्चा है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम सा। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था। लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो, एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया कि तुम अभी छोटे से बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ के बाहों में झूलते थे, उसके कंधों पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। ये था अपने बेटों को लेकर अपने बाबुओं के बारे में ख्याल। आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी अच्छी लगी होगी। पहली बार तो मैंने पढ़ा था इसे तो मैं रो ही दिया था, लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। अभी थोड़ा रात है ना, थोड़ा नींद भी आ रही है तो बट कोई ना,
हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तेरे मजाक होती रहेंगी। बाकी तुम्हें ये कैसा लगा? अगर तुम्हें ये चीज़ों में तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें नहीं समझ आ रही है ना, तो मैंने एक पोस्ट भी डाली है अपने मेरे चैनल पे, तुम जाकर देख सकते हो। उस पर मैंने पोस्ट भी डाली है, इस पे इसका फ़ोटो खींच कर मैं डाल दिया हूँ, तुम जाके पढ़ लेना। अगर तुम पढ़ लियो, ये बुक पढ़ लियो, तो तब तुम्हारे लिए उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे पहली बार जब पढ़ोगे ना, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लेना है और सिर्फ धड़धड़ा पढ़ देना है, तुम्हें धीरे धीरे फीलिंग के साथ पढ़ना है। तुम्हें एक एक लाइन को मन में सोचना है, उसके बारे में थोड़ा थिंकिंग, थोड़ी देर तक डीप थिंकिंग करनी है। ऐसा मतलब डीप थिंकिंग मतलब कि सोचते जाना है कि तुम्हारे लाइफ में ये घटित हो रहा है, तुम सोच रहे हो। जब तुम ऐसे सोचोगे ना, तुम्हारी वो जो ऑब्जर्वेशन है वो भी अच्छी होगी, और इसमें तुम अच्छे से घुस पाओगे। क्योंकि इसका मज़ा तभी है जब तुम इसमें अच्छे से घुस जाओगे। जब तुम इसमें अच्छे से घुस जाओगे, तुम्हारे मज़ा ही मज़ा है। ये मैंने पहली बार पढ़ी तो रो ही दिया था। आज भी मैंने अभी जस्ट एक दो तीन बार पढ़ा हूँ, अभी तुम्हारे सामने चौथा मेरा हो गया, तो 3 बार मैं रो दिया। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये बुक्स पढ़ रहा था, कल परसों लाया रहूँगा, 13 अगस्त को मैं लाया था, और आज 14 अगस्त है, मतलब कि एक ही दिन हुआ होगा। तो आज मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो मैंने पढ़ा ना, तो इतना पढ़ा तो फिर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। अभी तो पढ़कर तुम्हें रिवीजन करके तुम्हें बताया हूँ ना, तो इतना ज़्यादा इमोशन नहीं आ पाया है। लेकिन जब तुम इसे अकेले लेके अगर बैठूँगा, हम लेके बैठेंगे अगर, या फिर तुम लेकर बैठोगे, तुम इसे फील कर पाओगे, तुम इसे महसूस कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ ही बहुत हुई है। और मेरे पिताजी अभी तो उतना नहीं बोलते हैं, आई होप सो कि आगे बोले। लेकिन अभी मैं रिसेंटली घर गया था, तो मेरे पिताजी उतना मुझे डांटते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डांटते थे पहले जैसा। पहले बहुत ज़्यादा डांटते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा। अब क्यों है ये मुझे तो पता नहीं, बट नहीं डांटते हैं। ये लेखक का प्रभाव से मेरे लाइफ से रिलेटेड है ना, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा होती है। क्योंकि मुझे भी बचपन से पिताजी बहुत ज़्यादा डांटे हैं, बहुत बोले हैं। इतना बोले हैं कि बहुत बेकार लगे कभी कल, तो ऐसा लगता है कि क्यों इतना पिताजी डांटते हैं। अच्छी चीज़ें करता हूँ फिर भी डांटते हैं, बुरी चीज़ें करता हूँ तो वो तो डांट सुनना ही सुनना है। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा से रही है, बट कोई ना, वो उनका काम है, मेरा काम है कि अपना काम करना। क्योंकि तुम पिताजी को तो नहीं सुधार सकते, ये तो सिंपल सा है। सुधरना तुम्हें खुद ही है। पिताजी ऐसा नहीं है कि तुम अगर सोच रहे हो कि यार पिताजी ऐसे क्यों डांटते हैं, पिताजी को सुधरना चाहिए, पिताजी को सोचना चाहिए कि बेटा बड़ा हो गया, बेटा को सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम इससे होने वाली कुछ है नहीं। उल्टे ही तुम्हें इससे नुकसान ही पहुंचेगा। तुम सिर्फ सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, हमसे बड़े हैं, उनके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इतनी जड़ बना लेती है कि उससे तुम्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब तुमसे 20 साल या फिर 35 साल बड़ा हो, जब तुम उससे उनसे बात करोगे, तो उनके थिंकिंग को तो अगर तुम चेंज करना चाहोगे ना, तो तुम कितना भी कर लो, वो अपने थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे। किसी न किसी वे में अपने थिंकिंग को अच्छा कर लेंगे कि यार मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो गलत नहीं सोच सकता। थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देख। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा पत्र था, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। बहुत ही मुझे ऐसा पत्र मैं खोज रहा था कि कोई ऐसा पत्र मिले जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला हो। फाइनली वो पत्र मुझे मिली, और अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, और अच्छा भी लग रहा है, जो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। बाकी चीज़ें वही हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि तुम जैसे ये, जब भी मैं ये बॉटल देखता हूँ, तो तुम देख सकते हो, मैंने पिछली बार कितना बार तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि तुम्हें प्लास्टिक का नहीं यूज करना चाहिए, प्लास्टिक का बॉटल यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कि प्लास्टिक की हमें कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के बारे में तुम प्लास्टिक जान के भी तुम्हें यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन एक तुम बदल सकते हो, वो है बॉटल। ये तुम्हें डेफिनेटली बदलाना चाहिए, क्योंकि ये तुम बहुत ज़्यादा पानी पीते हो। बॉटल एक ऐसी चीज़ है ना जिससे तुम बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, और इसमें पानी तुम स्टोर भी करते हो।
बेसिकली होता क्या है, जब तुम प्लास्टिक के बॉटल में जब तुम पानी को स्टोर करते हो तो माइक्रो प्लास्टिक उसमें मिल जाता है। माइक्रो प्लास्टिक मिलने से होता क्या है कि उसमें प्लास्टिक तुम्हारे बॉडी में जाकर तुम्हारे बॉडी को नुकसान करता है, और उससे तुम्हारे बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस होंगे और तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी। अगर बहुत लोग सर्च करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे करें, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए कैसे, तो पहली चीज़ तुम शुरुआत कर सकते हो है कि अपने सराउंडेड प्लास्टिक की चीज़ों को हटा के, तुम्हारे बॉडी में लॉट्स ऑफ प्लास्टिक जा रही है, वैसे भी तुम पैकेट फूड खा रहे हो तो उससे तुम्हारे अंदर प्लास्टिक जा ही रही है। और अपने डेली लाइफ में तुम अधिकतर अपने सामान देखोगे, तुम खाने से लेकर या फिर करने तक सब चीज़ें प्लास्टिक है। तुम बैग ले रहे हो वो भी प्लास्टिक है, तुम ये शर्ट पहन रहे हो इसमें भी प्लास्टिक है, तुम ये जो मेरा पीछे गिटार देख रहे हो उसमें भी प्लास्टिक सटा हुआ है। तो प्लास्टिक से दूर जाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी चीज़ें तुम कट ऑफ कर सकते हो उतनी चीज़ें तुम्हें हटाना है। तो प्लास्टिक को यूज़ करना कम कर देना और प्लास्टिक को यूज़ बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने लगभग 350 रुपये का बॉटल पड़ा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी थोड़ा सा यही है कि इसके स्केच लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं इसका केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। अभी तक एक बार भी गिरा नहीं है, हो सकता है कि इसमें दिखाते वक्त गिर जाए, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसको पहले संभाल कर रख दूंगा। तो पहले तुम्हें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, तुम स्टील का यूज़ करना स्टील का यूज़ करो। मुझे एक चीज़ें हटानी है, वो है कि एलुमिनियम का यूज़ करना। मैंने दो चीज़ें सोची है कि मैं एलुमिनियम का यूज़ करना और प्लास्टिक का यूज़ करना जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर तुम मेरा अभी बर्तन देखोगे, मेरे अभी कढ़ाई देखोगे, क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ यहाँ, तो अक्सर बर्तन कढ़ाई जो है वो एलुमिनियम के ऊपर ही है, एलुमिनियम के बर्तन में बनती है। ये चीज़ें तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करती है। बोला जाता है, तुम्हें अक्सर डॉक्टर भी बोलते हैं, अक्सर यूट्यूबर भी बोलते हैं कि एलुमिनियम की चीज़ों तुम्हें दूर रहना है, एलुमिनियम के सामानों से दूर रहना है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। भले ही तुम्हें ये चीज़ें अभी पता नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तुम्हें नुकसान करेगी। तुम्हें अपने प्लास्टिक से दूर रहना है, तुम्हें और एलुमिनियम से दूर रहना है, बाकी चीज़ें करो। और फाइनली है कि बर्थडे के दिन क्या पार्टी रहेगा, इसका प्लान तो अभी नहीं है। बहुत लोग दोस्त देखते हैं कि आज किसको किसको याद है, क्योंकि बोला जाता है कि इस दिन जिसको याद नहीं है ना, समझो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि तुम अपने दोस्त को बताया ही नहीं और फिर तुम सोच रहे हो कि यार वो मेरा बर्थडे याद नहीं किया तो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब कि वो दोस्त जिसको पता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है लेकिन वो तुम्हें नहीं याद कर रहा है, वो ये चीज़ें समझ लेना कि वो दोस्त को तुम कभी याद नहीं आने वाले, या फिर हो सके। देखते हैं क्या होता है। और आज मैं जो कुछ भी बनाऊंगा, जो चीज़ में मतलब कि बर्थडे एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन लगता है कि पूरा दिन अपना है, पूरा दिन में अच्छे काम करने हैं, अच्छी चीज़ें करनी है। इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि कैमरा के बारे में कुछ चीज़ें अपने बर्थडे के बारे में सेलिब्रेट कर लेता हूँ या फिर बोल लेता हूँ। मैं तो सेलिब्रेट ऐसे करता हूँ कि कैमरा के सामने बहुत देर बोलना है, बहुत देर। अभी तो ये समझो कि अभी स्पेस नहीं है, मेरे कैमरे में स्पेस नहीं है। अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो मैं 10 घंटे ही बोल दूँ कैमरे पर, लेकिन अभी स्पेस ना होने के कारण शायद ये वीडियो कितना देर रिकॉर्ड होगा मुझे खुद इसका बात का आइडिया नहीं है। पर जितना भी देर हो क्या जाता है, अपना क्या करना है, अपना तो बोलना है। तो ऐसा है, आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या आज मेरा बर्थडे है। और प्लस में क्या हुई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तुम्हें लगते तो बहुत दूर है, लेकिन उनके एक मैसेज से तुम्हें लगता है कि मेरे पास ही है। बहुत लोग तुम्हारे बर्थडे के बारे में विश नहीं करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं किसका बर्थडे है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बंदा पूरे दिल से सबसे पहले तुम्हारे लिए वेट किया हो कि इस बंदे का बर्थडे है, मैं इसे 1 बजे मैसेज करूँगा, जैसे इसका बर्थडे का टाइम आएगा उस टाइम मैं इसको मैसेज करूँगा, वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए सबसे कारीगर इंसान है। और इस इंसान से तुम्हें दोस्ती रखनी चाहिए। इस दुनिया में अच्छे दोस्त मिलना, अच्छे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्या होता है कि स्कूल लाइफ की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे तुम्हारी टाइम बढ़ती है ना, तुम्हारी फ्रेंडशिप कमज़ोर होने लगती है जब न्यू पर्सन से तुम मिलते हो।
तुम्हें इस एज में बहुत सुने होगे, तुम बहुत लोगों से ये बात सुने होगे कि भाई इस एज में अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, इस एज में फ्रेंडशिप नहीं होता है। बट ये चीज़ें एक्चुअली में सही है। तुम्हें अच्छे दोस्त बहुत कम मिलेंगे दोस्त। तुम्हें जो भी तुम्हारे दोस्त हैं अभी, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रहो और उनसे अपने बॉन्डिंग बना कर रखो। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम स्कूल की फ्रेंडशिप की बात ही कुछ और रहती है। आज मैं तो उतना ज़्यादा स्कूल गया हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं जा पाया हूँ। मैंने 9th के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो मैं जितने लोगों से मैं कोचिंग में मिल पाया हूँ, मेरी 9th से के बाद कोचिंग ही चली है, आज तक कोचिंग चलती आ रही है। NDA क्लास है तो कोचिंग में जाता हूँ, तो आज तक कोचिंग आ रही है। तो जो मेरे 9th 10th तक जो फ्रेंड थे ना, उनसे मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही मजबूत हो पाई है। मेरी उनसे आज तक इतनी ट्रू फ्रेंडशिप है कि उनके साथ रहने पर थोड़ा भी तुम्हें बोर महसूस नहीं होगा। तुम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जिसके साथ तुम्हें रहने पर तुम्हें थोड़ा भी बोर नहीं महसूस होता है। इसका मतलब रियल फ्रेंड्स वही हैं, रियल तुम्हें आनंदित करने वाले फ्रेंड्स वही हैं। जिस इंसान के साथ तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा बोर हो रहा हूँ, या थोड़ा बेकार लग रहा है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ इस इंसान को पसंद आएगा ही नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें अगर तुम्हें सोचनी पड़ रही है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब समझो कि तुम्हें